राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। विपक्षी पार्टी आप द्वारा नीट के परीक्षा परिणामों को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता जसवंत शाह ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में नीट की परीक्षा लीक को लेकर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इस संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई, न ही कोई स्पष्टीकरण सामने आया। उन्होंने नीट परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए गड़बड़ियों की एक सूची साझा की और कहा कि यह युवाओं के भविष्य के साथ खेल है। 4 जून से जब से देश के सामने नीट एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, तब से देश भर के युवाओं में भारी गुस्सा है, भारी रोष है। कई प्रकार की अनियमितताएं बाहर आई है नीट रिजल्ट्स को लेके, जो एक तो समझ से बिल्कुल परे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में, देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में इतनी बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई। जब से देश आज़ाद हुआ है, हर साल कितनी दर्जनों नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं। 4 जून को जब नीट परीक्षा के रिजल्ट्स बाहर आते हैं तो इतने बड़े सवाल आज देश के युवा भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज तक ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे गए। लेकिन ये जो बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई है, ये केवल 4 जून को नहीं आई है। इसको मैं सिलसिलेवार पहले बता देता हूं कि 2024 की जो नीट एग्जाम है, उसमें जो गड़बड़िया का पूरा क्रोनोलॉजी है, वो जब से एग्जाम हुई थी तब से बाहर आया है। 5 मई को नीट की एग्जाम हुई थी इस देश में। कुल 24 लाख कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दी थी। 24 लाख कैंडिडेट्स, 5000 सेंटर्स में ये एग्जामिनेशन हुई थी। उसी दौरान 2 ऐसी घटनाएं बाहर आती है। पहली आती है बिहार में, जहां पे एक पेपर लीक का मैटर बाहर निकल के आता है। बिहार की पुलिस तुरंत 13 लोगों को अरेस्ट करती है। उसके बाद गुजरात से एक हादसा आता है, वहां पे भी एक पेपर लीक की घटना बाहर निकलती है नीट की परीक्षा को लेके। वहां पे भी 3 लोग अरेस्ट होते हैं। लेकिन ये घटना घटने के बाद आज तक केंद्र सरकार या इन दोनों राज्यों की सरकारों ने ये बताया नहीं है कि क्या पेपर लीक हुआ था, कहां तक पहुंचा था, कितने लोगों तक ये लीक पेपर पहुंचा था। इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो नीट कराती है, ये भी इस मैटर पे पूरी तरह से चुप है। तो एक तरफ आपने लोगों को अरेस्ट कर दिया है और दूसरी तरफ आप ये बोल भी नहीं रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तभी से नीट 2024 की परीक्षा पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। और दोस्तों, जब 4 जून को रिजल्ट्स बाहर आए नीट एग्जाम के, तो मेरे ख्याल से जितना भी संदेह था ये पूरी तरह से हट गया। ऐसा लग रहा है कि देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इससे पहले नहीं हुआ। हमें लगता है नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं। पिछले 4 दिनों से केवल एक मुद्दा देश के युवा डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं इनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां कैसे निकल सकती हैं। पहली गड़बड़ी, जिस एग्जाम में अमूमन हर साल 2 टॉपर 3 टॉपर घोषित हुआ करते थे, इस साल 67 टॉपर, जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले, वो घोषित हुए। पिछले सालों की अगर बात करें तो 2023 में केवल 2 कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले थे। 2022 में 4 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया गया था और 2021 में 3 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया था। लेकिन सडनली 67 टॉपर्स। दूसरी बात, इसमें यह भी पता चलता है कि जो 67 टॉपर में से जो 6 टॉपर थे, वो झज्जर हरियाणा के एक सेंटर से निकलते हैं। यह भी देश में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे टॉपर्स बच्चे, जिस परीक्षा में 24 लाख कैंडिडेट्स ने अपियर किया, 5000 सेंटर्स में अपियर किया, 67 टॉपर निकलते हैं। लेकिन 6 टॉपर एक ही सेंटर से क्यों निकलते हैं? जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए, जब दबाव पड़ा
तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब ये रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। ये देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इन अनियमितताओं के पीछे, इन गड़बड़ियों के पीछे जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उनसे सख्त के सख्त उनको सजा मिलेगी। नीट की परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में फैले असमंजस के बीच आज शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से देश में उठ रहे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि नीट परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी एनटीए बेहद विश्वसनीय संस्था है और वह वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित कराती आ रही है। कुछ छात्रों को नीट में मिले अधिक अंकों के संदर्भ में मंत्रालय प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों में विभिन्न तकनीकी कारणों से परीक्षा के आयोजन में देरी हुई, जिसके पश्चात वहां के परीक्षार्थियों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा दोबारा कराने या समय के बदले मुआवजा देने की मांग की गई। इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार कुछ विद्यार्थियों के अंक बढ़ाए, क्योंकि समय की हानि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग तरीके से हुई थी। मंत्रालय ने दावा किया कि परीक्षा बेहद पारदर्शी और स्वस्थ तरीके से हुई है और इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जो एनटीएस ने जो भी नीट एग्ज़ाम कराया था 5 मई 2024 को, and we conducted this exam in 571 cities at 4,750 centers, including 14 cities abroad, and total 14,06,000 about candidates were registered, and about 2,17,000 exam functionaries we have deployed. So after the exam, we declared this the result on 4th of June. And the detailed press release was also issued, and after that there were some concerns of the candidates, and then we again clarified through a press note on 6th June. So the details were shared by the NTA. NTA is a very transparent organization, and at every stage we share the information with the candidates, whether it is the city intimation or whether it is the displaying OMR, taking the challenges, and whatever the challenges are there, then the experts are there to look into those challenges, and all the challenges are addressed and communicated through press media on our portal. So this year there were certain issues, those are raised by the candidates, the like higher marks and so many toppers. So initially the result was like the 17 students were in the topper, but there was a physics question, and every year when we ask the challenges, and then the questions are like, because of ambiguity, the answer key when finalized, so there are changes. So on that basis, 44 candidates have got marks from 715 to 720, and the toppers, number of toppers like 17 plus 44 हो गया था, 61 हो गया था. Then because this is a largest exam I think in the world or in the country, which the competitive exam which happens in a single shift, about 24 lakh candidates and 4,750 centers. So this scale of this examination is one of the largest, and so the issues at about 6 centers that affecting about 1,600 candidates, that because of the wrong distribution of question paper and issues there, 1 or 2 candidates, 2-3 candidates got the torn OMR, and they like a list key, they got less time because of the center superintendents. They should have given the 3 hours 20 minutes. Our instructions are, if any exam is
started late, like in place of 2 o'clock, if it starts 2:30, so the exam should end not at 5:20, it should end at 5:50. And this has happened at most of the centers, but at some centers the exam was conducted in such a way that they could not get the enough time. So the candidates, the concerned candidates, they went to honorable high courts and given the representations that petition that they got less time, say either they should be retest or they should be compensated for time. So we also replied in the High Court that we have formed a grievance redressal committee of experts, and this committee will look into all the details of the time loss, including the reports from the center, the CCTV footage and all that. So the High Court said they dismissed petition, and if the candidates are having further grievances, then obviously they can again go back to the court. So on that basis, our committee met and they perused all the details of the centers, of the CCTV, and they found that sometime center-wise there is a different time was lost, and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case कि if there is this type of grievance कि time loss होता है, तो there is a formula, and on that basis compensation can be given. So the committee thought कि this is the way we can address the grievances. So during this grievances, their marks have been increased, and due to that some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are they have come in the topper. 6 candidates have come in the topper, 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came कि how candidate can get 718 and 719. So it is not because the number of questions other +4 -1, but because of the scale formula, the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So the whole exam process has been very transparent, and the integrity of the exam was not compromised at all, and categorically stated in our press release. So we assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So this is a brief of the things. Thank you. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की वर्किंग समिति की बैठक में आज विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा चर्चा की गई। समिति की बैठक के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 3 घंटे चली बैठक में कैंपेनिंग और पार्टी द्वारा जनता को दी गई गारंटियों के संदर्भ में चर्चा की गई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश और संविधान को बचाने के लिए योद्धाओं की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के पुनः जीवंत होने की शुरुआत है, क्योंकि जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताया है। एक बड़ी जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा, पार्टी द्वारा राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर जनता द्वारा पार्टी पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद भी किया। Today, extended CWC had met to discuss about the Lok Sabha elections. Among the CWC members, out of 37, 32 people, 32 leaders attended. Permanent invitee out of 30, 26. Special invitee out of 14, 12. Out of 33 PCC president, 29. Out of 22 CLP leaders, 18. And others 3. Total attendance is 120 people out of 139. And around 35 people other than leaders participated in the discussion. We had a thorough discussion of 3.5 hours about the election results of 2024. We had discussed about the various issues like campaigning and our guarantee schemes. We have done a wonderful performance in the parliament election. Our journey was a very troublesome journey, very difficult period for us, but our Congress workers from bottom to top, workers to leaders, fought like a warriors to save this country, to save the democracy of this country, to save the constitution of the country. Now the CWC discussed, we had little bit problem in some of the states where we had
done badly. That also CWC today discussed. Basically, the atmosphere in the CWC is entirely different than the atmosphere 4 months before. Our workers are charged, leaders are charged. Now the revival of the Congress party have been started. This is the sentiments of the CWC. Everybody thought that Congress is going to be finished. Then what will happen? Even after election also, final day the exit poll came. That exit poll, this election is a very, very different fight. We have to fight against exit poll also. 3 days we fight against the exit poll. First evening exit poll come. Our communication department had fighted against the exit poll. First, second, third, till fourth. That was why this had happened? Because there are several attempts to divert the entire agenda of Congress and India Alliance to divisive politics. Congress party and India Alliance stood very strongly in that way, that stick with our guarantees, our narrative. This was very fabulous. CWC unanimously acknowledged the greatest service done by our Congress President Mallikarjuna Kharge ji and former President Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji for making Congress party in such a level. We adopted 2 resolutions today. One resolution, I will read it out. This meeting of the CWC congratulates the people of our country for voting so powerfully to preserve our democracy, protect the Republic Constitution, and enhance social and economic justice. They have decisively rejected both the substance and style of governance over the past decades. The verdict of the people is not just a political loss, but a moral defeat for the Prime Minister who sought the mandate in his name and ran a campaign anchored in lies, hate, prejudice, divisiveness, and extreme bigotry. The CWC thanks the people of the country for placing the Indian National Congress firmly on the path of revival. The party resilience has been under severe stress since it, but its leaders, workers, preserved. People across the country have infused new life into the Indian National Congress, for which it is truly grateful. It has been genuinely collective exercise and endeavor, but the CWC would be remiss if it not acknowledge 4 stalwarts who spreaded at the party's well-designed and well-executed campaign. CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha. Because we already told, during this election, we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजधानी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी द्वारा प्रदेश में जारी जल संकट के बीच आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि समझौते के अनुसार हरियाणा को हर दिन 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को देना होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी के वाष्पीकरण व अन्य कारणों से दिल्ली तक 990 से 1040 क्यूसेक पानी पहुंचता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से हरियाणा द्वारा मुनक नहर में पानी छोड़ना कम कर दिया गया है और उन्होंने दावा किया कि आंकड़ों के अनुसार 1 जून को मुनक नहर में मात्र 924 क्यूसेक पानी पहुंचा, जो 4 जून को घटकर 884 और 7 जून को मात्र 840 क्यूसेक रह गया। उन्होंने इस अवसर पर हरियाणा सरकार से दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने की अपील की और कहा कि अगर पानी की मात्रा में ऐसी ही कमी आती रही तो दिल्ली के सभी इलाकों में अगले 2 दिनों में पानी की भारी किल्लत देखी जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली अपने पीने के पानी के लिए, घरेलू उपयोग के पानी के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। दिल्ली में जो पानी हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है। इन 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यमुना नदी के 2 जगह से पानी आता है। सबसे पहला वज़ीराबाद बराज से पानी आता है हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, वज़ीराबाद, चंद्रावल और ओखला। उसके अलावा दिल्ली में यमुना से पानी आता है मुनक कनाल के माध्यम से, जिसकी 2 सब ब्रांचेस हैं, CLC कैरियर लाइन चैनल और DSB दिल्ली सब ब्रांच। मुनक कनाल के जो 2 चैनल्स आते हैं, CLC और DSB, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है। दिल्ली और हरियाणा का जो समझौता है उसके अनुसार हरियाणा को रोज़ 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली के लिए छोड़ना होता है। अब हमारा डेटा बताता है कि पिछले 5 सालों में जब हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी छोड़ता है तो गर्मी की वजह से और रास्ते में पानी अगर इवेपोरेट हो जाए, थोड़ा डिस्पर्स हो जाए अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में, तो मई जून के महीने में 1033, 1040, 1021, 1015, 990, 995, इस रेंज में यानी 990 से लेके 1040 क्यूसेक पानी तक दिल्ली पहुंचता है। हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी जब छोड़ती है तो गर्मी के मौसम में दिल्ली में 990 से 1040 क्यूसेक पानी तक पहुंचता है। इसको हम मेजर करते हैं बवाना कांटेक्ट पॉइंट पे, जहाँ पे DSB में भी और CLC में भी हमारे फ्लो मीटर लगे हुए हैं। यानी गर्मी के मौसम में भी पानी के इवेपोरेट होने के बाद भी मिनिमम 995 क्यूसेक पानी हमेशा मुनक कनाल से दिल्ली में आता है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जिस समय दिल्ली में सीवियर हीट वेव चल रही है, जिस समय दिल्ली में पानी की कमी है, जिस समय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलाने का प्रयास कर रहा है, हरियाणा ने मुनक कनाल से पानी छोड़ना कम कर दिया है। अगर हम अपना डेटा देखने जाएं, और ये है हमारे मुनक कनाल में DSB और CLC में आने वाला डेटा, हम ये देख सकते हैं कि 1 जून को मात्र 924 क्यूसेक पानी पहुंचा, 924 क्यूसेक्स, और 1 जून से 7 जून तक ये पानी लगातार कम होता गया है। 4 जून को ये 924 से 884 क्यूसेक पहुंचा, 6 जून को 856 क्यूसेक पहुंचा, कल 7 जून को मात्र 840 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आया है। यानी हरियाणा अपना 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से नहीं छोड़ रही है। मुनक कनाल से आने वाला DSB का पानी, मुनक कनाल से आने वाला CLC का पानी दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है।
ये वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला, बवाना, नांगलोई, हैदरपुर, द्वारका, दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। यानी अगर CLC और DSB का पानी इसी तरह से कम रहा तो आने वाले 2 दिन में दिल्ली के हर इलाके में पानी की कमी हो जाएगी। एक तरफ वजीराबाद पॉन्ड का लेवल रोज गिर रहा है। आज वजीराबाद का लेवल 669.5 पहुंच गया है, जब उसे 674.5 होना चाहिए। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जो 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना है, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 840 क्यूसेक पहुंच रहा है। कहां जा रहा है बाकी पानी? अगर हरियाणा 150 क्यूसेक पानी छोड़ रही होती तो पानी क्या रास्ते में गायब हो जाएगा? हर गर्मी में मात्र 50 से 60 क्यूसेक का वाटर लॉस इवेपोरेशन से होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गर्मी में 200 क्यूसेक पानी का वाटर लॉस हो जाए? तो अगर 840 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि हरियाणा मुनक कनाल में पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही है। मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार पानी पे राजनीति ना करे। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस सिचुएशन में इंटरवीन करें। मैं अपर यमुना रिवर बोर्ड से भी अपील करूंगी कि वो जल्द से जल्द इंटरवीन करें और दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दिलवाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भवन में हो रहे कार्य को तेजी से करने का निर्देश दिया गया है और यह प्रयास किया गया है कि भवन में लगने वाली सामग्री संतोषजनक गुणवत्ता की हो। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा और इससे राजधानी आने वाले उत्तराखंड के प्रशासनिक अमले को काफी लाभ पहुंचेगा। क्योंकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था, उस जगह पर नया निवास बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। तो देखिए, क्योंकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है, उस शैली में बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान, टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ठीक हों। क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं, उसके जो टोटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं। तो उन सब पर कहा है कि ठीक से काम है। हाँ, अभी चल रहा है काम, थोड़ा जल्दी करने को कहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।